सो आई होप सब लोग पढ़ के आए हैं क्योंकि 4 दिनों की छुट्टी के बाद देन वी आर कंडक्टिंग दिस सेशन। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाता करके शायद। ओके ओके, दिस माइट बी अ रीज़न, बिल्कुल सही बात है। ओके चलो ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड मॉर्गन एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ मैरिज, फैमिली एंड सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ अदर एवोल्यूशनिस्ट डिसएग्री विद दिस एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इट हैज़ बीन रिपीटेड मैनी 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 टाइम्स। ठीक है, एक बार ये पूछ लिया था कि कंपेयर करो, कंट्रास्ट करो जो 19th सेंचुरी के एवोल्यूशनिस्ट थे विद द 20th सेंचुरी एवोल्यूशनिस्ट। ठीक है, और 21st सेंचुरी एवोल्यूशनिस्ट, 20th सेंचुरी एवोल्यूशनिस्ट। तो ऐसे जो है वो सवाल पूछे जाते हैं कि आप जो है वो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को न्यू एवोल्यूशनिज्म के साथ जो है वो कैसे कंपेयर करते हो। जो सेकंड पार्ट है दिस इज बेसिकली द सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, आई विल टेक सम टाइम और थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जहां पे आपको कोई बहुत बहुत ज़्यादा भारी भड़कम कंटेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, थ्योरीज के अंदर ज़्यादातर जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से पूछती है कि जो इनके अंदर आपको ऑथर्स दिए हैं, जो भी स्कॉलर्स के नाम दिए हैं, जो भी थिंकर्स हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। जब आप किसी थिंकर का, किसी स्कॉलर का पर्सपेक्टिव समझ जाओगे, देयर विल बी नो क्वेश्चन जिसके अंदर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से लिख नहीं सकते। ठीक है, गॉट द पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एल एच मॉर्गन है। अब एल एच मॉर्गन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारी किताबें एल एच मॉर्गन की पढ़नी है, लेकिन एल एच मॉर्गन का जो उनकी क्रक्स है, जो उनकी समझ का क्रक्स है, वो आपको अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, इस चीज़ को समझो। थ्योरीज के अंदर कभी भी कंटेंट के ऊपर नहीं जाना है। थ्योरीज के ऊपर यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द थिंकर्स। तभी चीज़ें जो है वो आपके लायक होंगी, आपके कंड्यूसिव होंगी। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई इस बात को। ठीक है, सो इसी तरह से पर्सपेक्टिव यहां पे समझाना है मॉर्गन का। मॉर्गन्स पर्सपेक्टिव टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ मैरिज, फैमिली एंड सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि मैरिज जो है वो कैसे अल्टीमेटली, जो आपके पास कॉन्सेंग्यूइन मैरिजेस हो रही होती हैं या फिर आपके पास जो है वो एक पेयरिंग टाइप ऑफ मैरिज हो रही होती है, या फिर आपके पास जो है वो ग्रुप मैरिजेस हो रही होती हैं, हाउ दे इवॉल्व इनटू द मोनोगैमस यूनियंस, how the family from the consanguine family it evolved till the patriarchal or the monogamous family। ठीक है, सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक बैंड सोसाइटी जो है वो आगे चल के स्टेट सोसाइटी के अंदर बदल जाती है। तो आपको अल्टीमेटली इन चीज़ों के बारे में समझाना है इसके अंदर। ठीक है, दिस इज द पर्सपेक्टिव। समझ रहे हो बात को। ठीक है, अब इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद मॉर्गन का क्रिटिसिज्म किस वजह से हुआ है, न्यू एवोल्यूशनिस्ट ने मॉर्गन को कैसे क्रिटिसाइज किया है, वो आपको समझाना है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें हैं। ठीक है, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ें या फिर तीन चीज़ें जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें बता देते हैं अच्छे तरीके से। जो पहली चीज़ होती है, हमारा जो नॉलेज है
क्या इसके अंदर डेफिशिट तो नहीं है, हमारे पास जो कंटेंट होना चाहिए वो कंटेंट अच्छा है तो है, या फिर उसके अंदर और एडिशंस करने की ज़रूरत है। ये हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता देते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है जो कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताते हैं, दैट इज़ हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर। दुनिया के अंदर राजेंद्र नगर में कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं है एंथ्रोपोलॉजी की पर से, किसी भी ऑप्शनल की हम बात कर ले, ऐसी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है जो कि स्पेसिफिकली यूपीएससी टाइप आंसर लिखने आपको सिखा देगी। हर एक टेस्ट सीरीज के अंदर हम थोड़ी सी जो है वो चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यूपीएससी के सिमिलर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं एक डेफिशिट रह जाता है। ऑन दी अदर हैंड, जब आपके पास इतना बड़ा भंडारा पड़ा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो उस चीज को यूटिलाइज करो आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप लिखते हो और इवेल्युएट करवाते हो या फिर अपना क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हो उस हिसाब से, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि कैसे उन चीज़ों को स्ट्रक्चर करना है, आपको अपने आंसर्स को कैसे स्ट्रक्चर करना है। जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि पहले मैं एवोल्यूशन ऑफ फैमिली, मैरिज एंड सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज पर एल एच मॉर्गन लिखूंगा, ठीक है। जैसे मैरिज का एवोल्यूशन हुआ है, मैरिज को एवोल्यूशन को समझाते समझाते मैं जो है वो एक केस स्टडी भी कोट करने वाला हूँ इसके अंदर, दैट इज एज पर द परस्पेक्टिव ऑफ इरोकोज इंडियंस। तो वो केस स्टडी को मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे कोट कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं फैमिली का एग्जाम्पल लूंगा, फैमिली के अंदर दोबारा फिर से हवाइंस का एग्जाम्पल लेके फैमिली का एवोल्यूशन समझा दूंगा। सो इस तरह से एवोल्यूशन को समझाना है मैंने। फिर उसके बाद आई विल हैव द क्रिटिसिज्म फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट न्यू एवोल्यूशनिस्ट। हर एक न्यू एवोल्यूशनिस्ट को पकड़ा जाएगा और उसके परस्पेक्टिव से क्रिटिसिज्म लिख दिया जाएगा, खास करके जो यूनिलिनियलिटी वाला एवोल्यूशन है, जिसको आपके पास जो है वो इकोलॉजिस्ट, कल्चरल इकोलॉजिस्ट ने जो कि बेसिकली जूलियन स्टीवर्ड हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को खारिज किया था, क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। सो अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं, आई विल नो द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर भी प्रिपेयर कर रहे हो, हरियाणा के अंदर प्रिपेयर कर रहे हो, हिमाचल में प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन को लेंथ देना है। बच्चे क्वेश्चन को लेंथ देने के लिए इधर उधर की चीजें लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो केस स्टडी जो है वो एक बहुत अच्छा लेंथ का मीडियम बनता है। सिमिलरली कई बार यूपीएससी में जरूरत पड़ती है केस स्टडी देने की, ठीक है। सो आपके पास जो है, देन उसके बाद वी विल क्रिटिसाइज। तो स्ट्रक्चर के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है, एंड देन हमें जो है ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था कि कैसे बाकी एवोल्यूशनिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा था, 19th सेंचुरी एवोल्यूशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द 20th सेंचुरी एवोल्यूशन। वही सेंस जो है वो क्वेश्चन की यहां पे पूछी गई है। सेकंड पार्ट अच्छे तरीके से देखो, ठीक है। एंड द फर्स्ट पार्ट लगभग सब लोग जो है वो अपने सिलेबस के अंदर कर लेते हैं। सो इस तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हो, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, सो आपकी बहुत हद तक हेल्प हो जाती है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को आप समझ गए हो। कोई सवाल किसी का? अगर कोई सवाल होता भी है तो सेशन के दौरान आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो एवरीबडी हैज द लिंक ऑफ द डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। अगर नहीं है तो एंथ्रोशाला जो चैनल है उसके पिंड मैसेज के अंदर ही डिस्कशन ग्रुप का एक लिंक जो है वो आपको दे दिया गया है, ठीक है। वहां से आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है सेशन के दौरान, सेशन के बाद आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया।
ठीक है जी, चलो इसको सॉल्व करो एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर। ठीक है जी, ओ ठीक है जी। हाउ डिड मॉर्गन एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ मैरिज, फैमिली एंड सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड हाउ डिड एवोल्यूशनिस्ट डिसएग्री विद हिज एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, सो इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। दैट एल एच मॉर्गन, वो जो है वो आपके पास एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनकी एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो डेवलपमेंट ऑफ मैरिज, फैमिली एंड सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन समझाती है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हमने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया। वो कहते हैं कि यूनिलीनियल प्रोग्रेशन होता है ह्यूमन सोसाइटी का सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो मॉर्गन सबसे पहले जो है वो मैरिज के बारे में क्या बताते हैं। मैरिज लोअर सैवेजरी के अंदर आपके पास जो है वो जनरल प्रॉम्सिक्यूटी शुरू हुई। जनरल प्रॉम्सिक्यूटी जैसे आपके पास ऑल मेन हैड मैरिटल एक्सेस टू ऑल विमेन। ठीक है, ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल स्टेज है, कोई इसका जो है वो आपके पास एविडेंस नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है मिडिल सैवेजरी की। मिडिल सैवेजरी के अंदर जो है वो प्रोग्रेशन होता है फ्रॉम जनरल प्रॉम्सिक्यूटी टू ग्रुप मैरिज सिस्टम। ठीक है, तो आपके पास जो है वो थोड़े बहुत जो कल्चरल सोशल नॉर्म्स हैं ये बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है अपर सैवेजरी की। अपर सैवेजरी के अंदर पेयरिंग मैरिज शुरू हो जाती है, यानी कि आपके पास जो है वो वेयर मैन वुड बी एसोसिएटेड मोर विद अ पर्टिकुलर वुमेन। ठीक है, विद इन दी ग्रुप मैरिज सिस्टम। ठीक है, थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है वो प्यार मोहब्बत वाला सेंस आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद लोअर बार्बरिज्म आता है। लोअर बार्बरिज्म के अंदर एक तरह की स्ट्रिक्ट मोनोगैमी की तरफ शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोनोगैमी नहीं लिखी है, शिफ्ट टूवर्ड्स दी स्ट्रिक्ट मोनोगैमस यूनियन, ये होनी शुरू हो जाती है। मिडिल बार्बरिज्म से जैसे जैसे आप सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ते हो, आप जो है वो मोनोगैमस मैरिज की तरफ जो है वो आना शुरू कर देते हो। ठीक है, आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने मैरिज के बारे में समझा दिया। नाउ इट इज़ ऑप्शनल टू राइट अ केस स्टडी। अगर आप केस स्टडी लिखना चाहते हैं लिखो, नहीं तो ना सही। ठीक है, मैंने एट द एंड जो है वो लीग ऑफ सिक्स नेशंस, जो इरोकोज इंडियंस के ऊपर जो है वो इन्होंने केस स्टडी लिखी थी। लीग ऑफ सिक्स नेशन वाज अ केस स्टडी, क्योंकि इनका मानना था दैट दे आर इन द स्टेज ऑफ कन्फेडरेशन। ठीक है, तो आपके पास जो है वो कैसे इरोकोज इंडियंस के अंदर ये सारी चीज़ें समझाते हैं, वो नीचे मैंने एक केस स्टडी के अंदर सब्सटेंशिएट किया है। मॉर्गन्स आइडिया ऑन द एवोल्यूशन ऑफ फैमिली। लोअर सैवेजरी के अंदर कंसेंग्यूइन फैमिली बनती है, जिसके अंदर जो है एवरीबडी इज रिलेटेड बाय ब्लड। ठीक है, तो जो ब्लड के साथ रहते हैं वो एक दूसरे के हाउस होल्ड के अंदर जो है वो रह जाते हैं। द पीपल हु आर रिलेटेड बाय ब्लड वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मदर इज स्टेइंग विद सन एंड सिस्टर। ठीक है जी, इसी तरह से, क्योंकि अब देखो जो मर्द हैं, जो एडल्ट मेल्स हैं, उनका तो कोई अता पता नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है मिडिल सैवेजरी की। मिडिल सैवेजरी के अंदर पुनालुअन फैमिली जो है वो होनी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर मैरिज बिटवीन दी सिबलिंग्स इट इज प्रोहिबिटेड। देन अपर सैवेजरी आ जाती है, सेंडास्मियन फैमिली बननी शुरू हो जाती है, विच इज बेसिकली द अर्ली फॉर्म ऑफ मोनोगैमस यूनियन। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक मैन और विमेन जो है वो एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद धीरे धीरे पेयरिंग मैरिज जो है वो मिडिल बार्बरिज्म की तरफ बढ़ते बढ़ते जो है वो आपके पास एक पेयरिंग फैमिली जो है वो देखी जाना शुरू हो जाती है। लेकिन जो है वो आपके पास डाइवोर्स इट इज मच इजी। ठीक है, तो आपके पास औरत मर्द का घर जो है वो छोड़ के अभी भी जा सकती है, लेकिन जैसे ही आप अपर बार्बरिज्म से सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ते हो, एक मोनोगैमस और पैट्रियार्चिकल फैमिली जो है वो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने इस चीज़ को समझा दिया। फिर उसके बाद बात आती है सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इट स्टार्ट्स विद बैंड लोअर टू मिडल,
फिर अपर की तरफ बढ़ते हो ट्राइबल सोसाइटी बन जाती है, फिर लोअर से मिडिल की तरफ बनते हो चीफडम्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर आप बारबरिज्म से सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ते हो, कन्फेडरेशन से होते हुए स्टेट्स जो है वो आपके पास बननी शुरू हो जाती हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशंस, मोनार्ची, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एवोल्यूशन ऑफ फैमिली, और उसी के साथ साथ जो है एवोल्यूशन ऑफ मैरिज, ये जो है वो समझा दिया। गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद जो अहम बात आती है वो आती है केस स्टडी की। केस स्टडी, ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट उनके एक काम के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। लीग ऑफ सिक्स नेशंस, लीग ऑफ सिक्स नेशन, इट इज़ रिटन बाय एल.एच. मॉर्गन, और इनका काम जो है, ये केस स्टडी जो है ये रिप्रेजेंट करती है इरोकोज इंडियंस को। इरोकोज इंडियंस जो कि कन्फेडरेशन स्टेज के अंदर बना के जो है वो 6 अलग अलग इरोकोज इंडियंस के जो ट्राइब हैं, कबीले हैं, वो एक संगठन बना के, कन्फेडरेशन बना के वहाँ पे रह रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को वो या जो है वो यहाँ पे समझाते हैं कि लोअर सैवेजरी के अंदर वो एक प्रॉम्सिक्यूटी की स्टेज के अंदर होंगे। वो कहते हैं कि यही प्रॉम्सिक्यूटी की बातें जो हैं वो उनकी मिथ के अंदर, उनकी लेजेंड्स के अंदर पाई जाती हैं। सो दे आर बेसिकली देयर कल्चरल सर्वाइवल्स। ठीक है, इसी जगह, इसी चीज को वो कहते हैं कि कल्चरल सर्वाइवल्स हैं। ठीक है जी। प्रॉम्सिक्यूटी देखी तो नहीं है उन्होंने, एथनोग्राफिक एग्जाम्पल नहीं है कोई भी उनके पास, बट उनके पास जो है ये हाइपोथेटिकल स्टेज कैसे आती है, एल.एच. मॉर्गन कहते हैं कि उनकी मिथ्याओं को पढ़ो, उनकी लेजेंड्स को पढ़ो, उसके अंदर प्रॉम्सिक्यूटी का व्याख्यान आता है कि जो ब्रदर सिस्टर मैरिज है वो हुई है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ऐसा शायद असल में हुआ होगा, लोअर सैवेजरी की स्टेज में अब नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो मिडिल सैवेजरी टू अपर सैवेजरी जब आप चलते हो, सो मॉर्गन फाउंड आउट द ट्रांजिशन फ्रॉम द ग्रुप मैरिज टू द पेयरिंग मैरिज। अब ये कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो, इसको कैसे हाइपोथाइज करते हैं, क्योंकि आजकल तो वो ऐसा नहीं कर रहे। तो बेसिकली ही ऑब्जर्व्स इन द इरोकोज कस्टम ऑफ अ मैन बिल्डिंग अ न्यू लॉज फॉर वाइफ आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो जो है वो आपके पास, देखो पहले हम ग्रुप मैरिजेस को देखते हैं। ग्रुप मैरिजेस, वो कहते हैं कि ग्रुप मैरिजेस के अंदर क्या होता है, देयर आर सर्टन ग्रुप्स, जैसे फॉर एग्जांपल G1 and G2. In G2 all the women they will be transferred to G1. G1 की सारी women they will be transferred to G2. ठीक है, और यहां पे these women of G1, G2 के अंदर सभी मर्दों के साथ जो है वो पेयरिंग करने के लिए, मैरिज करने के लिए फ्री हैं। ठीक है, मेट करने के लिए फ्री हैं। सिमिलरली G2 की सारी विमेन जो हैं वो G1 के साथ जो मेट करने के लिए, मैरिज करने के लिए फ्री हैं। दिस इज व्हाट इज ग्रुप मैरिज। तो एल.एच. मॉर्गन कहते हैं कि जो इरोकोज इंडियन का क्लैन सिस्टम है, क्लैन सिस्टम के अंदर भी ऐसा ही होता है, दैट देयर इज C1 क्लैन एंड देयर इज C2 क्लैन। जो C1 क्लैन है वो हमेशा C2 के अंदर शादी करता है, C2 वाले C1 के अंदर शादी करते हैं। वो कहते हैं द स्ट्रक्चर, द ओवरऑल स्ट्रक्चर, इट इज जस्ट लाइक द ग्रुप मैरिज। तो वो इससे हिसाब लगाते हैं कि पहले इस तरह की ग्रुप मैरिज होती होगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद बात आती है पेयरिंग मैरिज की। पेयरिंग मैरिज के अंदर क्या है कि आपके पास एक जो है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग या फिर सेंस ऑफ हाउस होल्ड बनना शुरू हो जाता है। तो इरोकोज इंडियंस के अंदर एक कस्टम है, वो लॉन्ग हाउसेस के अंदर रहते हैं। ठीक है, लॉन्ग हाउसेस, इट्स लाइक जस्ट लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली की एक्सटेंड, जैसे हमारे विलेजेस के अंदर पंजाब में होता है कि आपके पास बहुत बड़ी हवेली होती है, बहुत बड़ी जो हवेली है उसके अंदर धीरे धीरे जो है वो बंटवारा होना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, को आपके पास जो है वो एक वाला एक पोर्शन या फिर कुछ कमरे जो है वो कोई एक भाई ले जाता है, या फिर एक ज़मीन जो है वो कोई एक भाई ले जाता है। जैसे जैसे उसके बेटों की शादी होती रहती है, वैसे वैसे उसके बेटे जो है वो नए कमरे बनाना शुरू कर देते हैं, अपने तरह से उस चीज़ को डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। सो वो कहते हैं कि इरोकोज इंडियंस के अंदर भी ऐसा ही होता है। पहले एक लॉन्ग हाउस होता है। लॉन्ग हाउस इज जस्ट लाइक जैसे हमारी पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर हवेलियां होती हैं, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब उसकी शादी होती है या फिर होने वाली होती है, वो अपनी बीवी के लिए एक अलग से 2-3 कमरे जो है वो बनाता है, अलग से एक जो है वो लॉज बनाता है। ठीक है, तो उसी चीज से वो अनुमान लगाते हैं दैट दिस इज जस्ट लाइक द पेयरिंग मैरिज, कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ हाउस होल्ड जो है वो आ रहा है। ठीक है, दिस इज द कल्चरल सर्वाइवल ऑफ पेयरिंग मैरिज। फिर उसके बाद बार्बरिज्म की तरफ आते हो। बार्बरिज्म के अंदर जो है वो आपके पास कन्फेडरेशंस बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक फेडरेशंस बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि इरोकोज इंडियंस अब जिसके अंदर हैं। ठीक है, लोग अलग अलग जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपके पास मैरिज का फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, वो मोनोगैमस मैरिज जो है वो ज़्यादा लोग प्रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं। पैट्रियार्चिकल हाउस होल्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जो इरोकोज इंडियंस के अंदर आजकल देखा जा रहा है। ठीक है, सिविलाइजेशन वाइट मॉर्गन क्लासिफाइड इरोकोज इंडियंस एज बारबेरिज्म, बारबेरिक। जो आपके पास सिविलाइजेशन की स्टेज है, वो कहते हैं कि वो धीरे धीरे जो आपके पास इरोकोज इंडियंस हैं, दे आर अडेप्टिंग टू द यूरोपियन अमेरिकन कल्चर। ठीक है, एंड द गवर्नेंस, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए हैं, और वो भी अपने आप को एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से, डेमोक्रेटिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से वो देखते हैं अपने आप को। ठीक है, सो इस तरह से लीग ऑफ सिक्स नेशन के अंदर वो अपनी केस स्टडी प्रेजेंट करते हैं कि कैसे इरोकोज इंडियंस जो हैं वो इवॉल्व करे हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। जब भी अब क्वेश्चन आएगा उन कल्चरल सर्वाइवल्स, तो इसी चीज को आपको लिखना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा कि एल एच मॉर्गन ने एवोल्यूशन को किस तरह से दिखाया, तो भी आपको इसी तरह से केस स्टडी लिखनी है। कल्चरल सर्वाइवल सब लोग समझ गए ना, कि कैसे वो लॉन्ग हाउसेस को कल्चरल सर्वाइवल मानते हैं, कैसे वो मिथ्स को कल्चरल सर्वाइवल मानते हैं, कैसे वो क्लैन मैरिज को कल्चरल सर्वाइवल मानते हैं। ठीक है जी, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल सर्वाइवल्स दैट यू कैन इजीली प्रोवाइड फॉर योर आंसर। गॉट द पॉइंट। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म की बात आती है। जूलियन स्टीवर्ट जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब जूलियन स्टीवर्ट भाई साहब जो है वो कह रहे हैं कि ये जो आपने कहा है कि आपके पास यूनिलीनियल एवोल्यूशन होता है, ऐसा नहीं होता। सो ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीलीनियल एवोल्यूशनिज्म और कल्चरल इकोलॉजी, कि हर एक एवोल्यूशन अपनी अपनी इकोलॉजी के हिसाब से हो रहा होता है। ठीक है, एम्फोसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट in shaping the social structures and development. So Stewart argued that the similar environmental conditions often led to the emergence of the similar socio-political structures in the different societies. ठीक है, जो कि मॉर्गन की यूनिलीनियल मॉडल के अंदर नहीं थी। फिर उसके बाद जो है वो बात आती है लेस्ली वाइट की। लेस्ली वाइट जो है वो आपके पास जो है वो प्रपोज करते हैं मटीरियलिस्टिक अप्रोच को। ठीक है, वो कहते हैं दैट ही बेसिकली डिसएग्रीज विद द मॉर्गन्स फोकस ऑन किनशिप मैरिज सिस्टम एज अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द सोशल एवोल्यूशन। वो कहते हैं कि ऐसे होता ही नहीं है। वो कहते हैं दैट मटीरियल और द इकोनॉमी इट इज द मेजर ड्राइवर ऑफ द सोशल एवोल्यूशन। जितना आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाओगे एनवायरमेंट से, उतना ज्यादा अच्छा सोशल एवोल्यूशन जो है वो, उतना तेजी से सोशल एवोल्यूशन जो है वो आपका हो पाएगा। दिस इज बेसिकली द मटीरियलिस्टिक अप्रोच और द एनर्जी अप्रोच। कई बच्चे एनर्जी अप्रोच लिखते हैं, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, दिस इज एनर्जी अप्रोच ऑफ लेस्ली वाइट। आर्गूज दैट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एंड द एबिलिटी टू कैप्चर एंड हार्नेस एनर्जी, दे आर द की फैक्टर्स जो कि सोशल एवोल्यूशन को ड्राइव करते हैं। ठीक है जी,
फिर उसके बाद मार्शल सालिन का क्रिटिसिज्म है। मार्शल सालिन challenged the Morgan's portrayal of the primitive society as being primarily driven by the material conditions and the subsistence technology। वो कहते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर क्या है, इसका क्या जो है वो इसको किस तरह से आप देख सकते हो कि हाँ ये प्रिमिटिव सोसाइटी है, ये बारबेरिक सोसाइटी है। वो कहते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर जो स्टोन टूल्स हैं वो यूज होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, स्टोन टूल्स तो यूज जो है वो स्टोन टूल्स का यूज कई एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के अंदर भी होता है, बट दे आर सिंबॉलिक इन नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घरों में अभी भी घड़ा जो है वो पड़ा होता है, अर्थन पॉट अभी भी है आपके घरों में। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको मेटल नहीं यूज करना आता या फिर आपको लिखना नहीं आता है। ठीक है, कई चीजें सिर्फ सिंबॉलिक पर्पसेस के लिए आपके पास रखी जाती हैं। So he argued that the significant role of symbolic and cultural factors in the social evolution, ठीक है, वो जो है वो इसके अंदर ओवरलुक किए गए हैं। So Salin's critique underscored the importance of cultural context, symbolic meanings, human agency in understanding the social change। ठीक है, तो उन्होंने एक बड़ी सारी स्कीम बना दी कि बारबेरिक से आप जो है वो सैवेजरी से बारबेरिक की तरफ बढ़ोगे, बारबेरिक से आप इस तरह से सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक है, लेकिन ह्यूमन एजेंसी जो है वो इन्होंने निगलेक्ट की है इस यूनिवर्सल थीम के अंदर, इस यूनिवर्सल थ्योरी के अंदर, कि लोगों का भी एक योगदान होता है। बहुत सारी चीजें वो सिंबॉलिक तरीके से रखी जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों को कल्चरल कंटेक्स्ट में जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एलमन सर्विस आते हैं। एलमन सर्विस जो है वो अगेन जो एक मॉर्गन का लीनियर प्रोग्रेशन था उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। सो वाइल ही मेंटेन्ड द आइडिया ऑफ सोशल एवोल्यूशन, ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज अ ड्राइविंग फोर्स। तो सर्विस का मानना था कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके पास एवोल्यूशन का ड्राइविंग फोर्स होती है। ठीक है, मॉर्गन ज्यादातर फैमिली के ऊपर फोकस करते हैं, मैरिज के ऊपर फोकस करते हैं, बट वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो मेजर ड्राइविंग फोर्स रहेगी वो आपके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। सो इस तरह से वो कहते हैं कि बैंड से ट्राइब बनता है, चीफडम बनता है, स्टेट बनता है, और ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये अल्टीमेटली आपके एवोल्यूशन को ड्राइव करती है। ठीक है, सर्विस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्शल सालिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जूलियन स्टीवर्ट। इन दो लोगों को मिस कभी भी नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल क्रिटिसिज्म्स आ जाते हैं। नाउ दीज आर द जनरल क्रिटिसिज्म, ये आपकी रीडिंग के लिए मैंने जो है वो लिखे हुए हैं। ओके, फ्रांज बोआ जो है वो बेसिकली आपके पास एक जो यूरोसेंट्रिक बाइसेस थे मॉर्गन के, कि बाकी सबको किसी को बारबरिज्म कह दिया, किसी को सैवेजरी कह दिया, उसके वो खिलाफ थे। ठीक है, इनका अपना एक बहुत बड़ा रिसर्च है फ्रांज बोआ का क्वाक्तुल लोगों के अंदर, और ये रिसर्च किस चीज के ऊपर है? क्वाक्तुल लोगों के जो पॉटलैश की सेरेमनी है उसके ऊपर रिसर्च है। ठीक है, तो बोआ शो कि आपके पास जो क्वाक्तुल इंडियंस हैं उनका बहुत ही कम्प्लेक्स जो किनशिप सिस्टम है वो एल.एच. मॉर्गन की क्लासिफिकेशन के अंदर फिट नहीं होता है। तो बोआ का बेसिकली मानना ये था कि इन्होंने बहुत ही यूनिवर्सल सी थ्योरी दे दी। देयर आर मैनी सोसाइटीज जो कि इनकी इस यूनिवर्सल थ्योरी के अंदर फिट नहीं करते। ठीक है, और एक यूरोसेंट्रिक बेसिस से जब आप एक थ्योरी बनाते हो, वो थ्योरी सही कैसे हो सकती है? फिर उसके बाद ब्रॉन्सा मलिनोस्की आते हैं। सो ब्रॉन्सा मलिनोस्की कंडक्टेड द एक्सटेंसिव फील्ड वर्क ऑन द ट्रोब्रियड आइलैंडर्स, और उन्होंने जो है ये एक ओवर सिंप्लीफाइड जो फैमिली डायनेमिक्स है इसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, सो वो जो है वो आपके पास एक किताब लिखते हैं आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जिसके अंदर वो ट्रोब्रियड आइलैंडर्स का एक जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो लिखते हैं।
ठीक है, वो आर्गू करते हैं दैट द ट्रोब्रियंट फैमिली इट इज मच मोर देन द रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये और बहुत सारे सोशल फंक्शंस को, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को जो है वो सपोर्ट करती है, इमोशनल सपोर्ट देती है लोगों को। लेकिन जब एल एच मॉर्गन फैमिली को सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल यूनियन की तरह देखते हैं, उस चीज को मलिनोस्की क्रिटिसाइज करते हैं। फिर उसके बाद आती है मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड का फेमस काम है कमिंग ऑफ एज इन समोआ। तो वहां पे वो जो है वो अगेन जो एक न्यूक्लियर फैमिली मॉडल मॉर्गन ने प्रपोज किया था उसको वो क्रिटिसाइज करती हैं। फिर उसके बाद क्लॉड लेविस्ट्रॉस आते हैं। क्लॉड लेविस्ट्रॉस बेसिकली जो है वो कहते हैं कि आपको डीपर स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को जो है वो स्टडी करना चाहिए एक्सचेंज सिस्टम के। वो जो है वो मॉर्गन ने स्टडी नहीं किया। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं, लेविस्ट्रॉस चाहे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट एन अनदर व्यू पॉइंट ऑफ दैट। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो आती है नैन्सी कुड्रो। साइकोलॉजिस्ट हैं वैसे तो, लेकिन हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इसका काम बहुत ज़्यादा जो है वो मान्यता रखता है। ठीक है, नैन्सी कुड्रो। तो नैन्सी कुड्रो जो है वो क्रिटिसाइज्ड मॉर्गन्स क्लासिफिकेशन फॉर नेग्लेक्टिंग जेंडर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द फैमिली डायनेमिक्स एंड द सोशलाइजेशन प्रोसेस। उनकी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किताब है द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग, बहुत बढ़िया किताब। ठीक है, तो आपके पास जो है अगर आप एक टीचर हैं दिव्याकृति, तो उनका जो है वो अगर आप देखो एक आध लेक्चर कोई मैं देख रहा था, उसके अंदर भी उन्होंने नैन्सी कुड्रो को कोट किया हुआ था। सो बेसिकली उनका ये मानना था कि मॉर्गन ने अगेन फैमिली को सिर्फ एक बायोलॉजिकल यूनिट की तरह जो है वो बनाया है कि आपके पास फैमिली का काम होता है कि बच्चे प्रोड्यूस करना। जब आप बारबेरिक स्टेज के अंदर होते हो तो यही बच्चे जो है वो लेबर फोर्स बन जाते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मॉर्गन इतना आसान है। बट नैन्सी कुड्रो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो फैमिली है इट इज़ जस्ट नॉट अ बायोलॉजिकल यूनिट, ये जो है वो एक सोशोलॉजिकल यूनिट भी होती है। ये आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस भी करती है। ठीक है, ये आपकी जेंडर आइडेंटिटी भी बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों को स्टार्टिंग में ही कहा जाना शुरू कर दिया जाता है कि आपका काम है लोगों की देखभाल करना, केयर करना। तो अक्सर हम देखेंगे कि बाप की जो है वो बहुत ज़्यादा जो एक लगाव है वो लड़कियों के साथ होता है। ठीक है, मदर की बहुत ज़्यादा केयर जो है वो लड़कियां करती हैं। लड़के यूजुअली जो है वो उनका स्वभाव ऐसा रहता है कि वो जो है वो उनका एक सक्सेस के पीछे वो ज़्यादा भागते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वही चीज़ें जो है वो इसके अंदर बताते हैं वो। शी एग्जामिन्ड दैट द रोल ऑफ जेंडर इन द फैमिली रिलेशनशिप्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेंडर रोल्स। So Kudrow argued that Morgan's classification did not adequately address कि जो है आपके पास किस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर जो है आपके पास जो जेंडर्ड इनक्वालिटीज़ हैं उनको बना रही है। इस चीज़ को वो नहीं कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपलिस्टिक रोल जो है वो फैमिली का देते हैं इसमें। गॉट द पॉइंट। सो दिस इज द जनरल क्रिटिसिज्म्स ऑफ एल एच मॉर्गन। ठीक है, जो इसके अंदर मेजर क्रिटिसिज्म है वो फ्रांस बोआ का है, मलिनोस्की का है। ठीक है, मीड का अगर लिखना है लिख दो, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो। ठीक है, और नैन्सी कुड्रो का इसमें मेजर क्रिटिसिज्म है। ठीक है, सो दीज आर द मेजर क्रिटिसिज्म्स ऑफ एल एच मॉर्गन। फिर उसके बाद एक जो है वो कंक्लूजन कर दिया दैट डिस्पाइट द डिसएग्रीमेंट्स मॉर्गन्स वर्क जो है वो इट्स डीपली इन्फ्लुएंशियल इन एंथ्रोपोलॉजी। और ये जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के मेजर आइडियाज़ को भी जो है वो लिखता है। ओके जी, गॉट द पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, हाउ डू डिफ्यूजनिज्म एंड एवोल्यूशनिज्म डिफर इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ कल्चरल चेंज। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख देता हूँ अलग से, फिर समझा देता हूँ कि कैसे करना है। द क्वेश्चन इज बेसिकली कि आपके पास जो है वो किस तरह से एवोल्यूशनिज्म या फिर क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजनिज्म। बेसिकली दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है। दोनों जो है वो सोशल या फिर कल्चरल चेंज को समझाते हैं। ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन दोनों का जो मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट है। ठीक है, मेथडोलॉजी कैसे डिफरेंट है?
अगर क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म इंटरनल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा स्टडी करती है, क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट का मानना है कि आपके पास देयर आर सर्टन इंटरनल एस्पेक्ट्स और इंटरनल डिटर्मिनेंट्स जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है, कल सोसाइटी या फिर कल्चर जो है वो चेंज करती है। डिफ्यूजनिज्म ऑन द अदर हैंड फोकसेस मोर ऑन द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स, एक्सटर्नल क्राइटेरियाज। ठीक है, तो डिफ्यूजनिज्म जो है वो कहती है कि बाहर से एक्सटर्नल इफेक्ट्स आते हैं सोसाइटी के ओर, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज आता है, कल्चर के अंदर कल्चरल चेंज आता है। ये जो है वो डिफ्यूजनिज्म का मानना है। अब देखो इसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि डू नॉट राइट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विद दिस। आप बीच में लाइन लगा के जो है वो इसको लिखना शुरू कर देते हो। बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं इसमें। मेजर जो मेथोडोलॉजिकल डिफरेंस आपको लिखने हैं वो हैं ही 3। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त रहेगी कि ऐसे सवालों को समझ के किया जाए। सर इंडियन सोशल सिस्टम वाली लेक्चर पूरी नहीं है आंसर राइटिंग कोर्स पर, कुड यू प्लीज़ अपलोड इट। बेटा कौन से लेक्चर की बात कर रहे हो, कंटेक्स्ट दे दो एक बार। एम। ठीक है, आता हूँ मैं उसके ऊपर। एक बार कंटेक्स्ट दे दो मुझे कि कौन से लेक्चर सीरीज़ की बात कर रहे हो, या मुझे लिंक भेज दो उस चीज़ का। ठीक है, जैसा भी हुआ मैं उस चीज़ को मैं समझा दूंगा। ठीक है जी, तो आपके पास जो है मेजरली 3 मैथोडोलॉजिकल पॉइंट्स हैं। एक्सटर्नल, इंटरनल का, फिर उसके बाद जो है वो दो, एक हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, दूसरा जो है वो हिस्टोरिकल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन कर रहा होता है। ठीक है, तीसरा जो है वो आपके पास एक यूनिलीनियल अप्रोच को फॉलो करता है, दूसरा जो है वो आपके पास कहता है कि कोई प्रॉपर थ्योरी जो है वो बन नहीं सकती किसी चीज़ की। 3 मेजर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, रादर देन राइटिंग दिस, राइट इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, और हर एक पॉइंट के नीचे ट्राई टू एक्सप्लेन इट थ्रू अ केस स्टडी, और ट्राई टू एक्सप्लेन इट थ्रू एन एग्जाम्पल। कुछ भी करके ऐसे लिखो। ठीक है, दिस इज द आइडिया। ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट। मरीनल आप कौन सी लेक्चर सीरीज की बात कर रहे हो? एक बार बात कर लेना मेरे से, मैं समझा दूंगा कि कहाँ पे है भी या नहीं है, क्या है उसका। क्योंकि हर साल बेसिकली अलग कंटेक्स्ट से चीज़ों को किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले साल जब जस्ट एंथ्रोशाला शुरू किया था, तब हमें बच्चों को बताना था, कंसेप्ट समझाना था, हमें बच्चों को ये समझाना था कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सो उसके लिए मैं जो है वो आई थिंक रेस एंड रेसिज्म तक ही कर पाया था उस चीज़ को। आगे चल के जो है वो अगेन आई वाज स्ट्रेस्ड आउट, तो उस चीज़ को लीव करना पड़ा। बट काफ़ी हद तक हम समझा पाए कि दिस इज़ द कंटेंट एंड दिस इज़ हाउ द क्वेश्चंस आर रिटन, पर्टिकुलरली फॉर द सोशो कल्चरल पार्ट। ठीक है, तो उस चीज़ को समझाया था उस साल। फिर उसके बाद जो है वो अगले साल फिर उसी साल जो है वो आंसर राइटिंग को करवाया, पेपर फर्स्ट की आंसर राइटिंग, कि कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना है। फिर उसके बाद अगले साल जो है वो 60 डे चैलेंज आया इस साल बेसिकली। ठीक है, जिसके अंदर हमने ये समझाया चीज़ों को कि कैसे प्रीवियस ईयर कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे आपको केस स्टडीज़ लिखनी है। ठीक है, फिर उसके तो हर एक प्रोग्राम का एक अलग कंटेक्स्ट होता है। इस प्रोग्राम का कंटेक्स्ट आपका ये है कि यू शुड हैव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ व्हाट यू हैव डन टिल नाउ। अब एक बार अपने आप को क्रिटिसाइज करके देखो कि कितना आपने किया है, कितना नहीं किया है। रजाई से बाहर निकलो, कंबल से बाहर निकल के पेन कॉपी लेके बैठो, लिखने की कोशिश करो। इसका कंटेक्स्ट ये है। तो हर एक प्रोग्राम का एक कंटेक्स्ट होता है। ठीक है,
तो उस कंटेक्स्ट के तहत जो है वो चीज़ों को बनाया जाता है। मुझे एक बार बात कर लो कौन सी लेक्चर सीरीज़ है, कैसा है, मैं समझा दूंगा आपको। ओके, चलो ठीक है, लिखो भाई इसको एंड देन विल डिस्कस इट आउट। ओके जी, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन दैट हाउ डू डिफ्यूजनिज्म एंड एवोल्यूशनिज्म डिफर एज एक्सप्लेनेशन ऑफ कल्चरल चेंज। ठीक है जी, तो इसके अंदर लिखा हमने दैट डिफ्यूजनिज्म एंड एवोल्यूशनिज्म आर टू की थ्योरीज जो कि आपके पास कल्चरल चेंज को समझाती हैं। डिफ्यूजनिज्म बेसिकली ये कहता है कि कल्चरल ट्रेड्स जो है वो स्प्रेड कैसे करते हैं एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में, और कैसे वो जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड एवोल्यूशनिज्म जो है वो आपके पास एक वन लाइन यूनिलीनियल एवोल्यूशन, और कैसे सोसाइटी प्रोग्रेसिव मैनर के अंदर सिंपल टू कम्प्लेक्स फॉर्म्स के अंदर जाती है, उस चीज़ को वो बताता है, जस्ट लाइक द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है जी, तो इसके अंदर बेसिकली जो क्रक्स डिफरेंस है वो हमने ऊपर ही समझा दिया। दिस इज व्हाट एन एग्जामिनर लुक्स फॉर यू इन द आंसर, कि जो सवाल का क्रक्स पूछा गया था वो बच्चा मुझे पहले ही दे दे। ठीक है जी, पता चल गया। फिर उसके बाद जो है डिफ्यूजनिज्म कैसे कल्चरल चेंज को समझाता है। डिफ्यूजनिज्म जो है वो अगेन ये कहता है कि आपके पास जो है इट एम्फसाइजेज ऑन द रोल ऑफ कल्चरल बोरोइंग एंड ट्रांसमिशन इन शेपिंग दी सोसाइटीज। लोग कैसे नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक दूसरे के साथ उस चीज़ का लेन देन करते रहते हैं, इस चीज़ को डिफ्यूजनिज्म समझाता है। फॉर एग्जाम्पल द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, अक्रॉस द एंशियंट वर्ल्ड, इट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द डिफ्यूजनिज्म। ठीक है, तो आपके पास सेंट्रल एशिया से कैसे एग्रीकल्चर फैली है वो डिफ्यूजनिज्म की सहायता से हम समझ सकते हैं। अब देखो मैंने इस चीज़ को एग्जाम्पल की तरह से बता दिया, अब केस स्टडी मुझे भी याद नहीं आ रही कि क्या लिखूं यहाँ पे क्या ना लिखूं, तो सिंपल एक एग्जाम्पल देके हमने चीज़ों को समझा दिया है। अब एवोल्यूशन किस तरह समझाता है? एवोल्यूशन ये कहता है कि स्टेज बाय स्टेज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी आपका ग्रोथ होता है। जैसे लुइस हेनरी मॉर्गन वो कहते हैं कि सैवेजरी, बारबेरिज्म, फिर सिविलाइजेशन की तरफ जो है वो आप ऐसे अप्रोच करते हो। ठीक है, फिर सिविलाइजेशन जो है दैट इज बेसिकली द पिनेकल ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो दोनों के क्रक्स जो है वो हमने अच्छी तरीके से समझा दिया। अब कंपैरिजन करते हैं। पहला है कंपैरिजन ओरिजिन ऑफ कल्चरल ट्रेट्स। डिफ्यूजन कहता है कि आपके पास ज़्यादातर जो कल्चरल ट्रेट्स हैं वो एक या फिर बहुत कम जोग्राफिकल एरियाज के अंदर, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, जिन चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ या फिर जिन चीज़ों को ऐसे सर्कल मार्क कर देता हूँ, दे आर नोन एज कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स को ज़रूर लिखा करो। ये कीवर्ड्स जो हैं वो पूरा जो आपका पॉइंट है, पूरा पैराग्राफ है, उसका असेंस होते हैं। ठीक है, इनको लिखना जरूरी होता है आपके लिए। सो डिफ्यूजनिज्म इट बिलीव्स दैट मोस्ट कल्चरल ट्रेट्स दे ओरिजिनेट इन वन और वेरी फ्यू जोग्राफिकल एरियाज, और फिर उसके बाद ये अलग अलग रीजन्स के अंदर स्प्रेड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फ्रांस बोआ ने पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के अंदर जो मिथोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंदर काम किया था, आर्टिस्टिक स्टाइल्स के अंदर, मोटिव्स के अंदर काम किया था। खास करके इनका जो सबसे अच्छा काम है, जो अक्सर मैं हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की क्लास के अंदर कोट करता होता हूँ, दैट इज ओन दी क्रिएशन मिथ, और दैट इज नोन एज दी त्रिम शामशा मिथ। ठीक है, तो कैसे वो जो है वो आपके पास पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, यहाँ से वो शुरू हुआ है और एस्कीमोज तक फैल चुका है। ठीक है, देन उसके बाद एवोल्यूशनिज्म कहता है कि हर एक कल्चरल ट्रेट इंडिपेंडेंटली इमर्ज हुआ है ड्यू टू साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है जी, सॉरी, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। सो आपके पास जैसे हेनरी लुई मॉर्गन है, उन्होंने समझाया है कि कैसे जो है वो किनशिप सिस्टम्स जो है वो इंडिजिनस सोसाइटीज के अंदर एक साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की वजह से सिमिलरली इवॉल्व हुए हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद कल्चरल चेंज का मैकेनिज्म क्या रहता है। डिफ्यूजनिज्म जो है वो कहता है कि लोग बोरो करते हैं, अडेप्ट करते हैं नई आइडियाज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल एलर्ट स्मिथ, जी ई स्मिथ ने हेलियोसेंट्रिक या फिर इजिप्टोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी कि इजिप्ट से सारी चीज़ें जो है वो आपके पास बनी हैं, जो भी आपके पास आर्किटेक्चर है वो इजिप्ट से स्प्रेड हुआ है। फिर उसके बाद एवोल्यूशनिज्म आ जाता है। एवोल्यूशनिज्म कहता है दैट चेंज हैपन्स ड्यू टू द इंटरनल प्रोसेस। सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की तरफ जो है वो आप मूव करते हो, जाते हो। ठीक है। सो ईबी टायलर की थ्योरी है एनिमिज्म की। अगेन वो यही कहता है कि आपके पास जो है जैसे सिंपल सोसाइटीज होती हैं, उस सिंपल सोसाइटी के अंदर सोल वर्शिप हो रही होती है, एनिमिज्म हो रहा होता है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो नेचर वर्शिप शुरू होती है, पोलीथीज्म शुरू होता है, एंड देन आप मोनोथीज्म की स्टेज पे पहुंचते हो जैसे आपकी सोसाइटी कम्प्लेक्स हो जाती है। फिर उसके बाद जो है वो प्रोग्रेशन ऑफ कल्चर। डिफ्यूजनिज्म बेसिकली ये कहता है कि कोई लीनियर प्रोग्रेशन कल्चर का नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल J.W. पेरी पेरी कहते हैं कि आपके पास एक सेंटर से जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो बनी हैं और उन चीज़ों को उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से अडेप्ट किया है। तो ऐसा जो है वो यूनिलिनियल प्रोग्रेशन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो बात आती है वो आती है एवोल्यूशनिस्ट की। एवोल्यूशन कहते हैं कि ये यूनिलिनियल प्रोग्रेशन होता है, आप बारबरिज्म से सिविलाइजेशन की तरफ जो है वो बढ़ते हो। ठीक है। जैसे मॉर्गन की स्टडी का हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है वो कल्चरल सिमिलैरिटीज़ क्यों होती हैं। कल्चरल सिमिलैरिटीज़ इसलिए होती हैं क्योंकि आप बोरोइंग करते हो, डिफ्यूजन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल थॉर का एक्सपेडिशन था। ठीक है। थॉर हाइडल का एक्सपेडिशन था, या फिर ठीक है थॉर के नाम से याद रख लेना। ही इज ऑल्सो एन आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है। तो उन्होंने साउथ अमेरिका और पॉलिनेशियन सोसाइटीज़ के अंदर एक्सपीडिशन किया है और उन्होंने ये पाया कि इतिहास के अंदर, हिस्ट्री में, वो लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड के संपर्क में रहे होंगे, जिसकी वजह से दोनों की जो कल्चर्स हैं वो सिमिलर हैं। फिर उसके बाद एवोल्यूशनिज्म। एवोल्यूशन कहता है कि देयर इज साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, जिसकी वजह से सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बनती हैं। ठीक है। देन उसके बाद जो है क्रिटिक्स डिफ्यूजनिज्म का क्रिटिक यही होते हैं कि दैट इट ओवर एम्फोसाइज ऑन द रोल ऑफ कल्चरल बोरोइंग। ठीक है। और ये जो इंडिपेंडेंट इन्वेंशंस हैं उनको ये खारिज कर रहा है। एवोल्यूशनिज्म जो है वो ज़्यादा यूनिलीनियल और एथनोसेंट्रिक व्यूज़ जो है वो दे रहा है। ठीक है। तो इसी के मैंने जो है वो नीचे सिर्फ एग्जाम्पल्स जो है वो कोट किए हैं। देन आई हैव कंक्लूडेड इट। ठीक है। कि दोनों जो है वो आपके पास बोथ एवोल्यूशनिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म दोनों जो है वो अपने अपने वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स देते हैं कल्चरल चेंज में। ठीक है। और दोनों हाईलाइट करते हैं इंटरनल फैक्टर्स को, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को। ठीक है। दोनों थ्योरीज जो हैं वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री जाती हैं। ठीक है। अब दो तीन सवाल जो है वो आप घर पे लिख लेना। जैसे ये क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द डिफरेंसेस इन द कंसेप्ट्स ऑफ क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म एंड न्यू एवोल्यूशनिज्म इन सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। अगेन क्योंकि कंट्रास्ट करना है, कंपेयर करना है, यू शुड नॉट राइट इन दिस वे कि ऐसे करके लिख दिया, लाइन लगा के लिख दिया। सिंपल डिफरेंसेस 3-4 होते हैं, इससे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं निकलते चीज़ों में। पहला डिफरेंस है यूनिलीनियल वर्सेस मल्टीलीनियल, उसके नीचे हमने एग्जांपल्स देके समझा दिया। डिटर्मिनिज्म वर्सेस अडेप्टेशन, दो मेजर डिफरेंसेस हैं। फिर उसके बाद जो है सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों जो है सोशल एवोल्यूशन को समझा रहे हैं, दोनों डार्विन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, और दोनों जो है वो आपके पास मानते हैं कि मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कहीं ना कहीं सोसाइटी की एवोल्यूशन के लिए निर्भर करते हैं। दैट इज इट। ठीक है। गॉट द पॉइंट। एक ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, और दूसरा है हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। ठीक है। हिस्टोरिकल, इसका मैं हैंड आउट आपको दे दूंगा। दिस हैंड आउट आई विल गिव इट टू यू। एक बार पढ़ इसको जरूर लेना, ये इंपॉर्टेंट है यार। ये बच्चे करते नहीं है इस चीज़ को, अब समझाने का टाइम भी नहीं है मेरे पास।
ठीक है, इसको जरूर पढ़ लेना हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म को, क्योंकि बच्चे अक्सर, देखो बच्चे, आपकी दिक्कत ये है कि जब आप कंटेंट प्रिपेयर करते हो या फिर जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हो, आप उतना ही पढ़ते हो जितना एक टॉपर के नोट में दिया हुआ है। ठीक है, और आप भी सच्चे हो कि आप और पढ़ो भी कहाँ से। उन चीज़ों को थोड़ा सा हम समझ के करना चाहिए हमें। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म आपने सिर्फ फ्रांस बुआ का पढ़ा है। ठीक है, फ्रांस बुआ के बाद एल्फ्रेड क्रोबर की क्या कंट्रीब्यूशन रही है, रॉबर्ट लुई की क्या कंट्रीब्यूशन रही है, बेनेडिक्ट की क्या रही है, सापीर की क्या रही है, मार्गरेट मीड की क्या रही है, वो आप लोग नहीं करते हो। इस चीज़ को पढ़ना है। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का मेथड क्या है, कौन से 4 स्टेप्स जो है वो फ्रांस बोआ ने लिए। फिर उसके बाद इसकी केस स्टडी जो तिम शामशामित की केस स्टडी है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैरविन हैरिस ने क्रिटिसाइज क्यों किया है, कैसे किया है। ठीक है, आज वैसे था प्लान इस चीज को करवाने का, बट अभी जो है वो शायद नहीं हो पाएगा। मैरविन हैरिस कहते हैं कि वो मटेरियल कंडीशंस को निगलेक्ट कर रहे हैं। जो आपके पास एक प्रेडिक्टिव पावर होती है वो इस थ्योरी के अंदर नहीं है, फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है। थ्योरेटिकल जो एक लॉ बनता है वो ये नहीं बना सकता है। फिर उसके बाद यूनिकनेस के ओवर ओवर एम्फसाइज कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज के ऊपर कम एम्फसिस है, जो कि थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्रॉस कल्चरल कंपैरिजंस को जानबूझ के अवॉइड किया गया है, और बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स हैं। दे आर नॉट बेसिक क्रिटिसिज्म, दे आर द कंप्लीमेंट्री व्यूज टू द हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म ऑफ डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जैसे मलिनोस्की कहते हैं फंक्शनलिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए, रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस जो है वो रैशनैलिटी को अपनाने के लिए कहते हैं, लेस्ली वाइट जो है वो आपके पास 3 चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए कहते हैं, कल्चर, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट। इमाइल डरकाइम जो है वो कहते हैं कि सोशल फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करना चाहिए, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए। मैक्स वेबर वो कहते हैं कि दैट देयर शुड बी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग एंड मोटिवेशन। सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये इंपॉर्टेंट है कि मैरविन हैरिस ने किस तरह से कल जो आपका कल्चरल रिलेटिविज्म और उससे उत्पन्न, या फिर हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म और उससे उत्पन्न होने वाला कल्चरल रिलेटिविज्म है, उसको किस तरह से खारिज किया है, क्रिटिसाइज किया, खारिज तो नहीं किया, क्रिटिसाइज किया है। ठीक है जी, तो इस चीज को समझना जानना बहुत जरूरी होता है। केस स्टडी कैसे उस पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने करी है, अब इस केस स्टडी के अंदर आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कैसे अडेप्टेशंस हुई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ है। जैसे एल्फ्रेड क्रोबर ने इसके अंदर एक और चीज जोड़ी है, इंटरनल डायनेमिक्स एंड इंडिविजुअल एजेंसी। रॉबर्ट लुई ने अगेन ही एम्फसाइज्ड ऑन इंडिविजुअल एजेंसी विद इन द कल्चर। देन उसके बाद रूथ बेनेडिक्ट आती हैं। रूथ बेनेडिक्ट ट्राइज टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। एडवर्ड सापीर आते हैं। एडवर्ड सापीर जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को इसके अंदर ऐड करते हैं, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक एनालिसिस को ऐड करते हैं। मार्गरेट मीड, ठीक है, वो जो है वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को या फिर जो सोशलाइजेशन के एस्पेक्ट को जो है वो ऐड करती हैं। ठीक है, सो दीज आर द डेवलपमेंट्स। ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, पढ़ लेना एक बार, जस्ट गो थ्रू इट, एक सिंपल साइज को जो है वो रीडिंग ज़रूर दे देना। ठीक है, क्योंकि बहुत वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, और डेवलपमेंट से पूछा जा सकता है। आ, इसके जो फर्दर एनालिसिस हुआ है उससे पूछा जा सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली इसका क्रिटिसिज्म पूछा जा सकता है, जिसके अंदर मैरविन हैरिस इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है जी, ओके, चलो, ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट?
ठीक है जी, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलो, इट्स अप टू यू नाउ। ठीक है भाई, राइट इट डाउन, और मैं ये जो हैंड आउट है दैट आई विल सेंड इट टू यू। ठीक है, एक दरख्वास्त रहेगी आप लोगों से, जो कि मुझे पता है कि आप फॉलो नहीं करोगे। रट्टा मत मारना, ठीक है? अगली क्लास में प्लीज डू नॉट रीड विद फंक्शनलिज्म, ये मत रीड करना, नहीं तो अगली क्लास आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है, एंड एक्सप्लेन द बेसिक टेनेंट्स। भाई मैं चाहता हूं कि मैं आपको समझा दूं कि कैसे इसके अंदर फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के क्वेश्चंस को लिखना है आपने, किस तरह से नॉलेज डेवलप करनी है आपने। ठीक है, तो प्लीज डिफ्यूजनिज्म तक ही पढ़ना। कल की क्लास में मैं इन क्वेश्चंस को करवाऊंगा, फंक्शनलिज्म, बेसिक टेनेट्स ऑफ फंक्शनलिज्म कैसे लिखने हैं, कैसे रेड क्लिफ ब्राउन का फंक्शनलिज्म अलग है, पार्सन के पॉइंट्स कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो उन चीज़ों को एक बार मत पढ़ना, सिर्फ डिफ्यूजनिज्म तक पढ़ना है, ये दरख्वास्त है भाई मेरी आपसे। ठीक है, चलो, ओके।